नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2026 के राजनीति विज्ञान के लिए 50 प्रश्न ऐसे तैयार किए हैं जो 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और न केवल राजनीति विज्ञान के, बाकी हम हर सब्जेक्ट के तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान के। अगर आप हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हर परीक्षा में आपके लिए ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और बिल्कुल अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और ये प्रश्न सारे के सारे आपको 90% से लेके 95% तक स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि ये 50 प्रश्न कैसे हैं। एक बार देखो, थोड़ा सा प्रश्न को देखोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा आपको। पहला प्रश्न है, आंसर के साथ में दे रहा हूं और आपको इसकी पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पहला प्रश्न देखो, शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी पीक पॉइंट किसे माना जाता है? तो पूरा शीत युद्ध याद करो। आप अचानक आपको याद आ जाएगा कि जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, याद है ना, 1962 का। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, उसे ही शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु माना जाता है। आप मानोगे कि ये इजी प्रश्न है, आप मानोगे कि ये प्रश्न आपको आता है, बट ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं, एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत जो है वो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न से हुई है। अब देखो, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। क्या है कि सोवियत संघ के टूटने का कोई एक मुख्य कारण बताइए। अब आपको पता है ना कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया था, उसके बहुत से कारण थे। मुख्य कारण बताना एक क्या था, तो आप लिखेंगे सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह खुद ही ढह गई और यही उसके विघटन का सबसे बड़ा कारण था। तो क्या कारण था? एक तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था और दूसरा वहां की आर्थिक व्यवस्था। तीसरा प्रश्न देखो, शॉक थेरेपी क्या थी? अब देखो, आंसर इस तरीके से तैयार किए है ना कि ये आंसर, ये उत्तर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ये शानदार तरीके के आंसर आप अभी केवल पढ़ते जाइए। इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, इसलिए आपको लिखना नहीं है, आप केवल समझ लो एक बार। क्योंकि अगर आपने समझ लिया ना, रटने से चीजें याद नहीं होगी। आप समझते जाइए और पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। प्रश्न यह है कि शॉक थेरेपी क्या थी? तो आंसर आपको लिखना है कि जब साम्यवाद खत्म हुआ तो रूस और पूर्वी यूरोप के देशों ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर एक नया आर्थिक मॉडल अपनाया था। इन्होंने कहा, वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, क्योंकि ये अमेरिका के नियंत्रण में थे, इन्होंने कहा कि भाई अगर आप अपना विकास चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, हमारा कहना मानना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा था कि आपको एक नया आर्थिक मॉडल अपनाना होगा। जो इन्होंने अपनाया, उस नए आर्थिक मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया। क्या था इसका? सीधा मकसद था इन देशों की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ ले जाना, क्योंकि उससे पहले ये पूंजीवाद के खिलाफ थे। ये साम्यवादी जो रूस था, सोवियत संघ था, उसके समर्थक थे। तो इन सबको पूंजीवाद की तरफ ले जाने के लिए इन्होंने एक नया मॉडल अपनाने की बात करी थी और उसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चौथा, कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से हुई थी? अब ये प्रश्न जो है कंप्लीट, हमने जो आपकी दोनों बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, उन पूरी किताब के सभी चैप्टर से तैयार किए हैं। हम एक एक चैप्टर भी करेंगे ताकि आपका कोर्स भी एक बार पूरा रिवाइज हो जाए। लेकिन एक दिन, 7 दिन में एक दिन हम कंबाइंड टेस्ट रखेंगे, जैसे आज रखा है उसी तरीके से। तो आपको पता भी चल जाएगा कि ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी है। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चिंता मत करिए, हम आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करवा रहे हैं। एक एक चैप्टर भी करेंगे और कंबाइंड टेस्ट भी आज की तरह हम आपको हर सप्ताह में, यार अगर आप पहले कहोगे तो हम और जल्दी आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोवियत संघ की स्थापना की जो है आपको संधि के बारे में पूछा है, तो आपको यहां लिखना है यूरोपीय संघ की संधि के बारे में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई और इसमें जो है एक संधि हुई थी जिसे मॉस्ट्रिच संधि कहते हैं ना, मॉस्ट्रिच ट्रीटी के जरिए हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मॉस्ट्रिच संधि के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान जो 10 देशों का एक संगठन है, इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इंग्लिश में अगर कहते हैं तो आपको लिखना है ए फॉर एसोसिएशन।
ए है ना, पहला ए फॉर एसोसिएशन। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, एसोसिएशन ऑफ। एस फॉर साउथ ईस्ट, और उसके बाद ई, इसमें दोनों आ गए, साउथ और ईस्ट है ना, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, दक्षिण पूर्वी। फिर इसके बाद आया ए के लिए एशियन और एन के लिए नेशंस। तो इस तरीके से याद करोगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसे हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखो प्रश्न लिखा हुआ है, छठा प्रश्न है कि खुले द्वार, ओपन डोर की नीति किस देश ने अपनाई थी। आप सभी को याद है, ओपन डोर की नीति चाइना ने अपनाई थी और उसके बाद इसका विकास जो है वो तीव्र गति से हुआ था। तो खुले द्वार की नीति 1978 में चीन ने देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई थी, याद है ना। तो अच्छी तरह से आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न देखो कि दक्षिण एशिया के कोई दो देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र कामयाब रहा है। तो हमारे दक्षिण के जो राष्ट्र हैं, 8 राष्ट्रों का एक समूह है दक्षिण, जिसमें से 2 राष्ट्र जहां पे लोकतंत्र उसकी स्थापना से लेके आज तक बिल्कुल निर्बाध रूप से चल रहा है। तो एक है हमारा प्यारा देश भारत और दूसरा है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। दक्षिण एशिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर आज तक लोकतंत्र बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक से बढ़कर एक, शानदार से बढ़कर शानदार प्रश्न है। यकीन मानना कि अगर आपने पूरा देखा ना तो निश्चित रूप से आप खुद देख पा रहे होंगे इस प्रश्नों का स्तर कैसा है और उसका उत्तर किस तरीके से हमने शानदार तैयार किया है। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको 100% मार्क्स दिलाएंगे। मैंने तो 90 से 95 कहा था, बट 100% मान लीजिए आप। तो अब अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है। तो अब सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, पर अभी एक एक प्रश्न को तैयार करते जाइए। सार्क जिसे हम हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, आपको याद होगा, इसे हम हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला जो इसकी मीटिंग हुई थी वो ढाका में हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे अपन यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई थी। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, कि दोबारा से विश्व में कोई युद्ध नहीं हो, विश्व में शांति स्थापना के लिए एक संगठन बनाया था जिसे यूएनओ कहते हैं, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इससे पहले जो है वो इससे पहले जो बना था, राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस जिसे कहते हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशंस पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बनाया गया था, पर वो दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया था, तो उसके स्थान पर फिर इसकी स्थापना हुई। और यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसको सफलता मिली है, क्योंकि वो तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ, उसको रोकने में ये कामयाब रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो देखो, इसके लिए एक सिंपल एक ट्रिक याद रखो, अ ब रू फ चीन, इसको अच्छी तरह से याद रखो और ट्रिक के साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। यानी अ से अमेरिका, ब से ब्रिटेन, उसके बाद रू से रूस, फ से फ्रांस और चीन, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको वीटो भी प्राप्त है ना, जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। मतलब वीटो एक निषेधाधिकार है, ये भी याद रखना है ना, एक निषेधाधिकार है इनके पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया वापस, वीटो। वीटो पावर क्या होती है। तो आपको लिखना है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को मिली एक स्पेशल पावर है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है। मान लीजिए कि उस यूएनओ में जो है वोट हो रहा है किसी मुद्दे पर, और उसमें अगर 5 जो राष्ट्र हैं उसमें से किसी एक राष्ट्र ने भी अगर उसके खिलाफ, उस प्रस्ताव के खिलाफ अगर वोट दे दिया, और बाकी भले ही उसको बहुमत मिल गया हो, लेकिन अगर एक भी स्थायी सदस्य उसके खिलाफ चला गया तो फिर वो जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाता है। तो ये वीटो होता है, ये इसकी स्पेशल पावर है, इसलिए तो इसे निषेधाधिकार जो है वो कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और
अगला हमारा ये प्रश्न रहा 12वां आपके सामने, थोड़ा सा फुर्ती से हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। मानव सुरक्षा का क्या मतलब है? तो आपको लिखना है कि मानव सुरक्षा का मतलब सिर्फ देश को बाहरी हमलों से बचाना नहीं है, बल्कि देश के हर इंसान को भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों से भी बचाना है। इसी को मानव सुरक्षा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 13वां, वैश्विक संपदा या ग्लोबल कॉमन्स का एक उदाहरण दीजिए। वैश्विक संपदा किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है ना, अंटार्कटिका है, समुद्र की सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है, ये वैश्विक संपदा के उदाहरण है। इन पर किसी एक देश का हक नहीं है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र में है, नहीं। तो ये सभी पूरे विश्व की संपदा है, इसलिए इसे वैश्विक संपदा कहा गया है। 14वां प्रश्न देखो, रियो सम्मेलन 1992 किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो रियो सम्मेलन पर्यावरण और विकास के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया है। रियो जो है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर था, जहां पे 1992 में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और साथ ही साथ जो है विकास के मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला था, और इसे पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया था। 15वां प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा राजनीतिक असर क्या हुआ? बताइए वैश्वीकरण का क्या असर हुआ? तो वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण, आप समझिए वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व एक हो गया, पूरा संपूर्ण जो ग्लोब है वो उसको एक माना गया, की वजह से राज्यों की ताकत थोड़ी कम हुई। अब सरकारें बहुत से कामों के लिए बाजार पर निर्भर रहने लगी, यानी सरकारों की ताकतें कम हो गई, बाजार का जो है वो प्रभाव थोड़ा सा बढ़ गया। 16वां प्रश्न कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब और क्यों अपनाई थी? जैसे हमने देखा चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, उसी तरीके से भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति अपनाई थी। भारत ने 1991 में एक बड़े वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर फोकस दिया गया था। ये तीन चीज आपको याद रखना है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? अब आपको याद होगा कि बर्लिन की दीवार जो है ना, जब बनाई गई थी तो एक काफी विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन लगभग 28 वर्षों के बाद पूर्वी जर्मनी की जनता ने इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। तो गिराई थी 1989 में। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी, जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक काम करते हैं, टोटल 50 प्रश्न है, तो अभी हमने 17 प्रश्न किए हैं। बाकी के जो नेक्स्ट प्रश्न है ना, वो अपन नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट में लेकर के आ रहा हूं, इसके जस्ट बाद में आपको मिल जाएगा, उसमें हम करने वाले हैं। और इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से आप जो है इसको पढ़ना चाहेंगे। बाकी मैं तो आपको प्लानिंग बता देता हूँ इस तरीके से कि हम क्या करेंगे कि 5 दिन में या 7 दिन में एक तो टेस्ट रखेंगे, जैसे 50 प्रश्न लाए हैं उसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम 100 प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे दोनों किताबों से। और दूसरा हम ये काम करेंगे कि पर डे हम एक या दो चैप्टर लेके आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जाम, क्योंकि अभी नवंबर में हाफ ईयरली है, उसके बाद फिर अपना फरवरी में जो है वो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो उसकी हो जाए। तो एक दो चैप्टर पर डे हम पढ़ेंगे, तो आपका कंप्लीट रिवीजन एग्जाम से पहले हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला पाए, हाई से हाई स्कोर कर पाए, ऐसी मेरी योजना जो है वो, और उसी योजना पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक भेजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट्स का आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो हो जाइए तैयार, और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। पीडीएफ मैंने आपको कहा था, अगर आपको इसकी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे 9079622989। इस पे आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।